हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करेंगे और वो कौन सा सेशन है तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है। हमारा संसद भवन है और हमारा संविधान के निर्माता जो कि हमारे संविधान की जननी और इनको हमारे संविधान का माँ भी कहा जाता है, तो ये कौन है? भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, इन्होंने हमारे संविधान के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने हम लोगों को बताया, सिखाया और हमारे संविधान का निर्माण भी कराया। तो आज का जो ये सेशन होगा तो हम लोग इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारे संविधान के बारे में जो भी जितनी भी बातें हैं या जितनी भी इसकी अनुसूची हैं, फिर जो भी जितनी भी इसमें बातें कही गई हैं, एक एक करके उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। आने वाले सेशन में नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इन सभी तमाम बातों का हम लोग चर्चा करेंगे कुछ कुछ भाग के द्वारा। क्योंकि होता क्या है कि क्लास में ये सब बच्चों को जब हम लोग को पढ़ाते हैं तो हमेशा बच्चों को ये सब बहुत कह सकते हैं कि हमेशा भूल जाते हैं बच्चे बार बार। तो भूल जाते हैं तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है क्या है कि हम लोग आपके लिए पार्ट बाय पार्ट करके छोटा छोटा हम लोग वीडियो बना देंगे, जिसमें आप लोग धीरे धीरे सभी पार्टों का आप लोग एक कलेक्शन हो जाएगा। और जब भी आपको कोई भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो और आप भूल जाएं तो एक दो बार अगर आप देखोगे तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि चैप्टर होता है आपका पॉलिटी। तो हम लोग इसमें पॉलिटी के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को भी बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग एक एक करके छोटा छोटा टॉपिक बना के हम लोग उसके बारे में जान लें और साथ में हम लोग फिर इन फ्यूचर में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक नया सेशन, एक नए सब्जेक्ट और एक नए चैप्टर के साथ। नाम क्या है इसका? भारत का संविधान, पॉलिटी। ठीक है, देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हो, जो हम लोग कंटिन्यूअसली, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट और पूरे संविधान को, पूरे पॉलिटी को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, उतना ही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें संविधान, आप यहाँ पे फिगर देख के समझ सकते हो, ये रहा हमारा पुराना संसद भवन, ठीक है, जो अब चेंज हो चुका है। दूसरा ये रहे, इनको कहा जाता है संविधान की जननी, ठीक है, मतलब जननी मतलब माँ का संज्ञा दिया गया है इनको। और कौन है ये? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर बात करें संविधान के बारे में, संविधान क्या होता है? तो जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे आप देखोगे संविधान, विधान मीन्स कानून, नियम, ठीक है, और सम मतलब समान, मतलब सभी लोगों के लिए समान कानून, जो हमारे देश में रहते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, सभी के लिए समान कानून। कहाँ इसके बारे में चर्चा किया गया? तो ये किया गया है एक बुक में, ठीक है, कहाँ? तो एक बुक में, और इस बुक का नाम क्या है? संविधान, और इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा, संविधान के तहत हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। इसमें क्या? तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे बहुत सारी चीज को हम लोग इसमें यहाँ पर देखेंगे। राज्य क्या होता है? तो पहले आइएगा, सबसे पहले आओ राज्य व्यवस्था और राज्य। तो राज्य व्यवस्था नाम से समझ में आ रहा है कि राज्य के लिए व्यवस्था, मतलब किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो कानून है, क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, ठीक है, संविधान में। यहाँ पे आना, जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्य क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। ये अब है, पहले कितना था? पहले था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरी। अब देखना यहाँ पे, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन राज्य क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, राज्य व्यवस्था में हम राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या? तो देखना, राज्य का अर्थ यहाँ पर सिर्फ भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि बस 28 राज्य ही राज्य है। तो राज्य क्या है? यहाँ पे आइएगा, राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर राजनीतिक संरचना से होता है। अब देखो, प्रांत आया, एक चीज आप समझना, जो चीज अभी राज्य के नाम से जाना जाता है, यही चीज
जब अंग्रेज था तो प्रांत के नाम से जाना जाता था। यही चीज जब मुगल था तो सूबा के नाम से जाना जाता था। इसी चीज को, इसी राज्य को, इसी प्रांत को चाणक्य जो है अपने बुक में अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, तो उसे चक्र लिखा है। इसी चीज को पहले महाजनपद के रूप में जाना जाता था। मतलब एक ही चीज है, लेकिन टाइम टू टाइम इसका नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले क्या, जब भारत में लोगों को बुद्धि हुआ, पैसा हुआ, संसाधन हुआ, पावर हुआ, तो लोग क्या बनाया, महाजनपद। महाजनपद कितना था, 16 महाजनपद था। अभी यही महाजनपद किसका रूप ले लिया, तो ये रूप ले लिया राज्य का। और राज्य कितने हो गए, तो राज्य हैं आपके 28। यहाँ पे हमारा ये बोल रहा है कि राज्य, राज्य का मतलब प्रांत न होकर क्या, तो देखना, राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर राजनीतिक संरचना से होता है। संरचना मतलब क्या, राजनीति या फिर राज्य कैसे बन रहा है। जैसे देखना, भारत की संसद, आपका राज्य में भारत की संसद भी आएगा। भारत की संसद, सरकार, न्यायपालिका, नौकरशाही, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जो आपका होता है, ये अधिकारी लोग रहा। नौकरशाही से जुड़े अधिकारी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। और जब आप आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, इसमें आपका राज्य का प्रॉपर परिभाषा दिया जाएगा, प्रॉपर डिफिनेशन दिया जाएगा। व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है, तब हम लोग वहां पे जानेंगे कि स्टेट ये नहीं है, मतलब बस बिहार और यूपी महाराष्ट्र जैसे 28 बस स्टेट नहीं है। स्टेट रियल में क्या होता है, ये हम लोग को आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आना, अब देखो यहाँ पे राज्य के तत्व, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या आप किसी भी चीज को राज्य कब बोलोगे, मतलब कोई भी जगह राज्य कब होगा, राज्य का कोई तो डेफिनेशन होगा। तो राज्य होने के लिए 4 चीज होना जरूरी है। क्या, तो देखना, किसी भी राज्य के होने की शर्त यह है कि उसके पास ये 4 तत्व, 4 एलिमेंट होना है। क्या, तो पहले तो आएगा भूभाग। आप इसके अकॉर्डिंग सोचना कि राज्य क्या हो सकता है। जैसे देखना, भूभाग मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कोई भी भूभाग हो गया। और भूभाग में क्या होना चाहिए, जनसंख्या, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया है। जैसे हम अपना शहर का नाम लेते हैं बाढ़, ठीक है, तो बाढ़ में बाढ़ कुछ भूभाग है, जी हाँ है। यहाँ पे जनसंख्या है, तो हाँ भाई जनसंख्या भी है। सरकार है, तो हाँ भाई सरकार भी है। नगर पालिका, आपका नगर निकाय, आपका पंचायत, आपका मुखिया क्या हुआ, एक प्रकार का सरकार ही तो हुआ, ठीक है, सरकार भी है। 3 चीज है। आगे देखना, संप्रभुता मतलब सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या हुआ, मतलब मेरे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। तो क्या आपको लगता है बाढ़ ऐसा है, हमारा शहर ऐसा है, क्या हम बाढ़ में जो चाहे वो कर सकते हैं, नहीं। हमारे ऊपर क्या है, राज्य है। हम बाढ़ में है, बाढ़ आपका प्रॉपर जिला भी नहीं है। हमारे ऊपर क्या है, राज्य, राज्य के ऊपर क्या है, देश। तो देश, देश का सोवर्निटी होता है, ना कि स्टेट का सोवर्निटी होता है, ना कि आपका कोई शहर और ना कि कोई जिला का सोवर्निटी होता है। हम अंडर में है, किसके अंडर में, तो हम भारत देश के अंडर में है। तो आपका इस तरह से क्या हुआ, बाढ़ राज्य नहीं हुआ। सिंपल, हम लोग को राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए, भूभाग चाहिए, भूभाग पे जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए, संप्रभुता चाहिए। तो क्या आप बताओ, हमारा बिहार ये राज्य होगा, राज्य होगा। तो देखो बिहार में क्या है, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता है, नहीं। मतलब अगर अभी हम जो मन चाहे नहीं कर सकते, हम किसी अदर देश से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई डील नहीं कर सकते, जब तक भारत सरकार, जब तक केंद्र सरकार का हामी ना हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत क्या है, एक प्रकार का राज्य है। क्यों, क्योंकि हमारे भारत का अपना सोवर्निटी है। हम किसी के संप्रभु नहीं है, हम किसी के उपनिवेश नहीं है। जैसे देखो जब ब्रिटिश लोग था यहाँ पे, तब क्या थे, तो हम उपनिवेशिक भारत बने हुए थे। उस समय हमारा सोवर्निटी हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हमारे देश का सोवर्निटी हमारे पास है। जैसे आप देखना, ये सेंटेंस लिखा होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो राज्य मतलब कितने लोग को लगेगा गलत है, नहीं गलत नहीं है। राज्य मतलब उसके पास अपना सोवर्निटी है। तो इस चीज को याद रखना। और आप देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इस तरीके से। जैसे देखिएगा, इनमें से कौन राज्य के तत्व नहीं है। तो राज्य के तत्व में कौन कौन आएगा, तो पहले हम लोग देखे थे भूभाग मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में रहने वाला कोई जनसंख्या, और उस जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला कोई भी कौन, सरकार। और उस सरकार के ऊपर किसी का अधिकार ना हो, मतलब अपना सोवर्निटी हो, ठीक है। तो 4 चीज था आना, जनसंख्या तो सही है, सरकार भी सही है, संप्रभुता सही है, लेकिन भूभाग नहीं है। अगर मान लो इतना चीज है मेरे पास और जगह है ही नहीं रहने का, तो कहाँ से मेरा अपना राज्य बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूभाग। आप क्रम से याद रखना, भूभाग,
जनसंख्या, सरकार और अपना सॉवरेनिटी। तो पहले तो ये हो गया आपका राज्य का परिभाषा, और ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आया था कि राज्य का परिभाषा क्या होता है, राज्य में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है। आप अगर समझ रहे हो तो आप उसी चीज को बहुत ही अच्छे सेंटेंस में 2-4 लाइन कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे राज्य क्या होता है, तो राज्य वो चीज होता है जहाँ पे 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन? तो आपका भूभाग हो गया, जियोग्राफिकल एरिया, और क्या, तो जनसंख्या हो गया, आपका क्या, पॉपुलेशन, आपका संप्रभुता, सोवर्निटी, और आपका गवर्नमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे बाकी राज्य क्या है तो ये हम लोग समझेंगे आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे आइएगा, अब देखिएगा यहाँ पर बात करें शासन के अंग। ठीक है, देखो अब ये चीज हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, पहले तो आए व्यापार करने, जब आए तो देखिए यहाँ तो राजा महाराजा चलता है, और उसमें से भी कमजोर शासक। ठीक है, अगर आप देखो हिस्ट्री और पॉलिटी काफी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो आप देखना मुगल काल, ठीक है, मुगल काल के बाद आपका उत्तर मुगल काल आएगा, जिसमें बकलोल टाइप का शासक रहेगा, मतलब बुद्धि नहीं रहेगा उसमें, बस शासन, वो शासक के गद्दी पे बैठा है उसके लिए बस वही काफी है, कठपुतली बना वही सही। ठीक है, तो आपका अंग्रेज तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, उसमें भी कौन, पहले पोर्तुगीज आया था जिसको हिंदी में पुर्तगाली कहा जाता है। वो यहाँ पे आया, देखा लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहा है, मतलब अगर हस्बैंड मर रहा है तो वाइफ को जला दे रहा है साथ में, जो कि बहुत गंदा था। और यहाँ से क्या हुआ, आपका पुर्तगाली लोग जो था पहले, वो भारत के शासन व्यवस्था में क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा। जैसे आप नाम सुने होंगे अल्बुकर्क का, क्या किया वो भारत में आया, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। आप कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइन, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, यहाँ पे आया तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग को लेकर चला आया, कुछ लोग को लेके आया, यहाँ पे आया व्यापार करने लगा। क्या देखा वो, आपका गोवा वाले रीजन में, आपका साउथ वाले रीजन में क्या देखा कि किसी का भी हस्बैंड डेथ करता है, उसकी पत्नी को जबरदस्ती कुछ भी नशा का, भांग वांग का खिला करके उसको साथ में जला दिया जाता है। उसको तो पहले समझ में नहीं आया क्या कर रहा है, फिर बाद में पता चला कि ये भारतीयों का रिचुअल है, हिंदू धर्म का रिचुअल है, सती प्रथा जिसको कहा जाता था। वो क्या करने लगा, उन लड़कियों को, उन औरतों को बचाना शुरू किया और उनसे शादी करना शुरू किया। शादी कहो कुछ भी कहो, मतलब उससे क्या हुआ कि वो अपना जनसंख्या यहाँ बढ़ाना शुरू किया, उसका जनसंख्या यहाँ बढ़ा, उसके बाद कुछ लोग उसके हुए, उसके बाद प्रॉपर यहाँ हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। कहाँ, तो हमारे शासन प्रणाली में। और भी ऐसा बहुत सारा रिचुअल्स था जो कि गलत था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देता था, बाल विवाह कर देता था, मतलब यहाँ कोई भी शासन व्यवस्था नहीं था, राजा प्रजा चल रहा था। जैसे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी अभी शासन के कितने अंग है, शासन के 3 अंग है। कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगा, तो विधायिका नियम बनाएगा, कार्यपालिका क्या करेगा, उस नियम का इम्प्लीमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा, इम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो पहले तो विधायिका कानून बना दिया, इम्प्लीमेंट कौन करवाया, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका कुछ गलत करता है या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है, तब आएगा हर न्यायपालिका हस्तक्षेप करने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर वो काम सही से नहीं हुआ तो न्यायपालिका आएगा और उस काम को सही से करवाएगा। तो अब क्या है कि अब 3 भाग में काम होता है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आया था तो जो आपका शासक होता था, जो राजा होता था, जो महाराजा होता था, तीनों चीज वही होता था। मतलब मान लो कि शासक बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई राजा बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी औरंगजेब का नाम लेते हैं, औरंगजेब बैठा हुआ है, अगर उसके दरबार में कोई आया, ठीक है, अगर औरंगजेब बहुत खुश है, ऐसा होता था, औरंगजेब बहुत खुश है, उसके दरबार में कोई आया, अगर किसी उसके घर में किसी का हत्या हो गया, अगर ये खुश है तो अपने मन से ये कोई भी फैसला दे दिया कि जाओ छोड़ दो, कोई बात नहीं, हत्या ही तो किया है, कौन सा बड़ा काम किया है। उसके बाद मान लो कभी वो बहुत गुस्सा में बैठा हुआ है, उसके दरबार में आया कोई कि भाई मेरे खेत से कोई मूली चोरी कर लिया, अगर वो बहुत गुस्से वाले मूड में है तो फांसी दे दो, क्यों मूली चोरी कर लिया। तो इस टाइप से होता था। अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं हो सकता है, अभी प्रॉपर बुक में लिखा हुआ है इसका, इस चीज के लिए ये सजा, इस चीज के लिए इस टाइप से होगा। तो अब प्रॉपर क्या कर दिया गया, कानून बना दिया गया। इस चीज को आप यहाँ पे समझना कि अब शासन व्यवस्था को प्रॉपर अलग अलग अंग में, अलग अलग भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। सीखे किससे हम लोग, तो नो डाउट ब्रिटिशर्स से सीखे, अंग्रेज से सीखे। कौन सा 3 भाग है, तो एक है आपका विधायिका, देखना यहाँ पे, एक है आपका विधायिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। विधायिका में कौन आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। आपका विधायिका, विधि, कानून कौन बनाता है, हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, नहीं, कौन बनाता है, तो 2 जगह कानून बनता है। कहाँ कहाँ, एक प्रॉपर स्टेट में बनेगा, एक आपका भारत में बनेगा। भारत बोले तो केंद्र में बनेगा। केंद्र में कौन बनाएगा, केंद्र में बनाएगा आपका संसद, और संसद में बैठे होते हैं सांसद। ठीक है, संसद में कौन बैठे होते हैं, सांसद। और सांसद क्या करता है, प्रॉपर हमारे लिए कोई भी कानून बनाता है। दूसरा आना राज्य में,
ये हो गया आपका केंद्र और ये हो गया आपका प्रॉपर बहुत सारा राज्य। राज्य में क्या होता है, जैसे हमारे बिहार में देखो विधानमंडल है, विधानमंडल में आपका विधानसभा है, विधान परिषद है। तो बिहार में क्या होना है, ये आपका विधानमंडल डिसाइड करेगा, विधानमंडल कानून बनाएगा। तो क्या हुआ, प्रॉपर बट गया ना, वही चीज हुआ यहाँ पे। विधायिका क्या करेगा, विधि बनाएगा, विधि मीन्स कानून। आ गया ना कार्यपालिका, जो कानून लेजिस्लेचर बनाया, मतलब जो कानून संसद बनाया, जो कानून विधानमंडल बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, उसका इम्प्लीमेंट करवाएगा एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। अब चलो आ जाओ, अब इन दोनों के काम में कुछ घोटाला है, कुछ सही से नहीं हो रहा है, तब किसका हस्तक्षेप होगा, तब होगा आपका न्यायपालिका का, जुडिशियरी। जैसे भी देखो मणिपुर में जो भी हिंसा भड़क रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर कानून बनना चाहिए, प्रॉपर कार्यपालिका अगर वहां पे टाइट हो जाता तो शायद ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है, वहां पे कुछ भी सही नहीं हो पा रहा, 2 महीना से ज्यादा टाइम हो गया। तब क्या हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बोल दो, हम करते हैं। तो फिर अब देखो थोड़ा बहुत लोग वहां पे एक्टिव हुए हैं। तो बस हमको यहाँ पे इतना समझना है कि आपका जो शासन है 3 तरह से चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। आगे आना, जैसे देखिएगा अब ये चीज हुआ। देखो आज हम लोग थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रॉपर संविधान कल से हम लोग का स्टार्ट होगा। संविधान क्या है, क्यों जरूरत पड़ता है, शासन कैसे चलता है, हम लोग आज बस यही देख रहे हैं। जैसे देखिएगा, अगर बात करें तो राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोनार्की। क्या कहा जाता है, मोनार्की, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। राजतंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनार्की, और आप हिंदी का संधि विच्छेद करो, राजतंत्र। तंत्र मतलब शासन, राज मतलब राजा का, मतलब जहां पर राजा का शासन चलता है उसे क्या कहते हैं, राजतंत्र या मोनार्की। देखना यहाँ पे, जब शासन की संपूर्ण शक्ति, जब शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, तो ऐसे शासन को ही राजतंत्र कहा जाता है। जैसे जब हम लोग आगे जाके आर्टिकल पढ़ेंगे तो कभी आपको फील पता है क्या होगा कि राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, कभी लगेगा नहीं नहीं प्रधानमंत्री पावरफुल है, कभी लगेगा सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, ऐसा आपको लगते रहेगा, होगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में किसी एक इंसान को पावर दिया ही नहीं गया है। कभी लगेगा कि नहीं सब कुछ तो हम ही है, पावरफुल हम ही है, क्योंकि हमारे पास पावर है सरकार को चुनने का, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, आपको आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया कि कोई एक आदमी के पास पावर इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि वो उस चीज को बाद में मिसयूज करना स्टार्ट करे, ठीक है। जबकि राजतंत्र में यही होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर रहता है। यहाँ पे देखना, जब शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित हो, उसे क्या कहते हैं, राजतंत्र। जैसे यहाँ पे आइएगा कुछ कुछ देश का एग्जाम्पल, जैसे भूटान, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, थिम्पू, यहाँ का कैपिटल हो गया। थाईलैंड आइएगा, ब्रिटेन, इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा। यहाँ पे आइएगा वेटिकन सिटी और डेनमार्क। ब्रिटेन को अलग क्यों रखे, देखो ब्रिटेन में आपका दूसरे टाइप का शासन है, कैसा, तो वहाँ राजतंत्र भी है। जैसे अभी आपका बीएसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रिटेन का राजा कौन बना, तो ये बना है चार्ल्स थर्ड। कौन बना, तो ब्रिटेन का राजा अभी बना है आपका चार्ल्स थर्ड, जबकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है, राजा है साथ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर। अभी वहां का राजा कौन बना, तो ये आपका बना है चार्ल्स थर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी बीएसएससी के एग्जाम में, ये वहां का राजा है, कहाँ का, ब्रिटेन का। वहां आपका पीएम भी है, और पीएम कौन है, तो ये बने हैं ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। और ये हैं कौन, तो ये हैं भारतीय मूल की ब्रिटेन के पीएम। तो देखो यहाँ थोड़ा अलग टाइप का है, पीएम प्लस राजा। बाकी ये सब सारे देश में क्या है, राजतंत्र। इसका मतलब आज भी राजा का तंत्र चलता है, आज भी राजा महाराजा अगर आप देखना चाहते हो, जो अपने बुक के कहानी में पढ़ते हो, वो चीज आप देख भी सकते हो, किसी किसी कंट्री में चलता है। जैसे आपका भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, और आपका डेनमार्क। वेटिकन सिटी के बारे में आप याद रखना, पूरे पृथ्वी पे सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ये हुआ आपका राजतंत्र। आगे आना, देखिएगा तानाशाह, ठीक है। तानाशाह क्या होता है, तो तानाशाह होता है आपका, तो देखिएगा, और यहाँ पे क्या, हम लोग पहले नंबर पे कौन लिखे, राजतंत्र, मोनार्की, ठीक है। नंबर सेकंड पे देखते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ठीक है। क्या ये सब अभी भी चलता है, तो हाँ, कोई कोई ऐसा देश है जहाँ डिक्टेटरशिप, जहाँ तानाशाही अभी भी चलता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपका हिटलर, जर्मनी में क्या चलता था, उस समय चलता था डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अभी चलता है, तो हाँ, बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन एक फेमस कंट्री का नाम लेना चाहेंगे, कौन सा, तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, प्योंग प्यांग, और वहां का किम जोंग उन, ठीक है। यहाँ पे फोटो नहीं ला पाए उनका, किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया के, ये भी तानाशाह है। इतना भयानक वाले तानाशाह हैं कि हंसने पर रोक लगा देते हैं,
रोने पे रोक लगा देते हैं, यूरिनेशन पे रोक लगा देते हैं। एक बार क्या हुआ था ना कोरोना टाइम में, इनके यहाँ यूरिया का कमी हो गया था। उसके बाद लोग को क्या बोले कि सब अपना यूरिन, ठीक है, बोतल में बंद करके ला करके देगा, चूंकि यूरिया का कमी हो गया। तो खैर ऐसा ऐसा बहुत सारा वो काम करते रहता है। कौन? किम जोंग उन। हंसने पे रोक, रोने पे रोक। यहाँ पे आना, तानाशाह क्या होता है तो देखना यहाँ पे, जब कभी राजतंत्र निरंकुश व्यवस्था में परिणत हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? तानाशाही। तानाशाही एक व्यक्ति के हाथ में भी हो सकता है, या किसी गुट में भी हो सकता है, किसी ग्रुप में भी हो सकता है, किसी भीड़ में भी हो सकता है। जैसे देखना जर्मनी का जो था हिटलर, ठीक है, क्या था वो? तानाशाही था ना। वो आपका सिंगल पर्सन था, वो आपका सैनिक था, लेकिन था क्या, वो भाषण देता था बहुत भयानक वाला, मतलब भड़काऊ भाषण देता था। ऐसा भाषण कि बहुत लोग मोटिवेट हो गया था उसके लिए, मर जाने के लिए, मार देने के लिए। ये क्या था? आपका तानाशाह था। और बहुत ही, जैसे हम लोग जानते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें यहूदी को ये बहुत टॉर्चर किया था। उसमें ऐसा डेटा आता है कि लगभग 90 लाख यहूदी का जनसंख्या था, जिसमें से अकेले हिटलर जो था कम से कम 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसको कुछ यहूदियों से नफरत था, और इस वजह से क्या किया, 60 लाख, लगभग ऐसा डेटा है कि लगभग 60 लाख डेटा, मतलब 60 लाख यहूदियों को हिटलर मरवा दिया था। तो ये क्या हुआ आपका? डिक्टेटरशिप। क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा, लोकतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा शासन, जहाँ पे लोग को मूल अधिकार मिला होता है, जहाँ पे लोगों को डीपीएस पे मिला होता है, जहाँ पर लोग एक छोटा से छोटा, मतलब एक चाय वाला भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। कहाँ? तो ये बन सकता है लोकतंत्र में। जैसे देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, मतलब हमारा और आपका शासन। कैसे? तो क्या हम बन सकते हैं, कोई भी बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। अगर मेहनत करें तो हम बड़े से बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, और ना करें तो यहीं पर रह जाएंगे। वही चीज आपका लोकतंत्र में, लोगों का शासन। जो आपका सबसे यहाँ सुप्रीम पोस्ट पे बैठा है वो भी हमारे द्वारा ही चुना गया है, या तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। भले ही राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव भी हमारे द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा का वोट देते हैं ना। मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है, विधानसभा का वोट हम लोग देते हैं। तो यही हुआ आपका लोगों का शासन। अगर हम सामने वाले को चुने हैं, अगर कल को वो मैनिफेस्टो के द्वारा या फिर हमारे लिए, हमारे भले के लिए काम नहीं करता है, वो दोबारा आ नहीं पाएगा वोट मांगने के लिए। और जब तक लोकतंत्र उतना ज्यादा मतलब डेवलप नहीं हो पाएगा, तब तक सही मायने में लोकतंत्र नहीं होगा। आज भी आप देखो, लोग छोटे मोटे मुखिया हो गया, आपका विधायक, सांसद, इन लोग को देखते हैं तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं। क्यों हम हाथ पैर जोड़े? वो हमारे सेवा करने के लिए है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखना, ये जो आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया जो भी है, इसको लाभ का पद नहीं माना गया, इसको सेवा का पद माना गया। मतलब सेवा क्या? तो वो हमारे सेवक है, ठीक है, इसीलिए तो आते हैं 5 साल बाद हाथ जोड़ करके। तो लोकतंत्र का एक ये परिभाषा है, जो कि आगे जाके हम लोग ये सब बहुत चीज देखेंगे, मतलब रेगुलर देखते रहेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे इससे। यहाँ पे आना, जब शासन जनता के हाथों में केंद्रित हो तो उसे लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र सब आपका एक ही नाम है। जैसे किसी का कहना था ना, कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। और भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है, हर एक धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भाईचारे के साथ रहते हैं। आगे आना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा भारत हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कंट्री। आगे आना, अब देखो ये सब पर्टिकुलर उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो देख ही लेंगे थोड़ा बहुत। जैसे धर्मतंत्र, नाम से समझ में आ रहा है, धर्मतंत्र, धर्म का शासन। पर्टिकुलर किसी धर्म को प्रचार किया जा रहा हो, किसी धर्म के द्वारा शासन किया जा रहा हो, वो सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका धर्मतंत्र। आप नाम ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान देखो, क्या वहां लोकतंत्र है? नहीं। यहाँ पे क्या है? भारत में बड़े से बड़े संवैधानिक पोस्ट पर कोई भी लोग जा सकता है, किसी भी धर्म का लोग जा सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब कोई। लेकिन पाकिस्तान में नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में आपका मुस्लिम ही जाएगा। तो वो सब क्या हुआ? जैसे आपका पाकिस्तान हुआ, आपका बांग्लादेश हुआ, प्रॉपर ये धर्म के नाम पर ही टूटकर बनने वाला देश है। बांग्लादेश भले ही आज बांग्लादेश है, वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, होता था ना आपका। आपका तो वही चीज देखिएगा, ये सब आपका धर्म के नाम पे बना हुआ देश है, धर्म का ही शासन यहाँ पे चलाता है। जब किसी देश की शासन व्यवस्था किसी धर्म विशेष के आधार पर टिकी हो, उसे क्या कहेंगे? धर्मतंत्र कहेंगे। भीड़ तंत्र, नाम समझ में आ रहा है कि अगर बहुत तो लोगों का भीड़ जमा हो गया, ठीक है, वो अपना शासन को ही सही बोलने लगा, वो क्या हो गया? भीड़ तंत्र।
ठीक है। इस अवस्था में राजनीतिक कार्य विवेकशील व्यक्ति के हाथों में ना होकर क्या हो जाएगा, भीड़ के पक्ष में। और देख लेना सबसे खराब कहो तो तानाशाही से सबसे ज्यादा खराब क्या होता है, भीड़ तंत्र होता है। भीड़ में हर समुदाय का लोग होगा, हर मेंटेलिटी का लोग होगा, ठीक है, और वो गलत गलत डिसीजन लेगा, जिससे आपके अच्छे अच्छे लोग जो आपके भीड़ में हैं उनके साथ भी खराबी हो जाएगा। आ गया ना निरंकुश तंत्र, मतलब आप कह सकते हो ये तानाशाह टाइप का ही हो गया। इसमें शासक वर्ग किसी भी सीमाओं को न मानते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करेगा, शासन करेगा। तानाशाह में भी यही चलता है और निरंकुश में भी यही होता है, मतलब उसमें कोई भी कुछ नहीं है, उसमें कोई भी आपका पाबंदी नहीं लगा हुआ है, जो मन में आएगा वो करेगा, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत ही माइनर देशों में सब चलता है। आगे आइएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग दो तीन तरह का देखे, जिसमें आपको याद रखना है, एक राजतंत्र और एक आपको याद रखना है कौन सा, तो आपका हमारे देश का लोकतंत्र, और आपका किम जोंग उन वाला तानाशाही भी याद रखना। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन आता है कि भारत में किस तरह का प्रणाली प्रचलित में है, तो देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत में संसदीय प्रणाली का प्रचलन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो भारत में कोई भी कानून बनाएगा, कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा संसद। मतलब अगर केंद्र स्तर पे पूछे कि केंद्र में कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र में कानून बनाएगा कौन, संसद, ठीक है। और संसद में जो आदमी बैठा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सांसद, ठीक है। अब ये तो देश का हुआ, लेकिन अगर बात करें राज्य के बारे में, ठीक है, कि राज्य में कानून कौन बनाएगा, तो राज्य में कानून बनाएगा कौन, विधानमंडल। विधानमंडल क्यों बोल रहे हैं, विधानसभा क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में विधानमंडल का तीन पार्ट है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो तरह का देखते हैं, एक आपका विधानसभा और एक देखते हैं विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद आपका किसी किसी राज्य में है, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्य में क्या है, विधान परिषद, और बाकी सारे राज्य में नहीं है। तो आपका राज्य में कानून कौन बनाएगा, विधानसभा या विधान परिषद, और आपका केंद्र में कौन बनाता है, तो ये बनाता है संसद। और संसद में कौन बैठा हुआ है, तो संसद में बैठा हुआ है आपका सांसद लोग। तो भारत में किस तरह का प्रणाली प्रचलित है, संसदीय प्रणाली। क्यों, मतलब संसदीय प्रणाली को ही क्यों लिया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जब आया कौन, अंग्रेज, उसमें मुगल लोग चल रहा था जो कि आपका राजा का शासन चलाता था। उसके बाद अंग्रेज आया, धीरे धीरे ऑक्युपाई कर लिया, मुगल को हटाया और सत्ता कौन ऑक्युपाई किया, अंग्रेज ऑक्युपाई कर लिया। तो वो अपने अकॉर्डिंग, जैसा वो अपने देश में शासन चलाता था वैसे वो हमारे देश में शासन चलाने लगा। मतलब समझो कि हम लोग जो शासन व्यवस्था है उसका ABCD किसे सीखे, तो ब्रिटिश से सीखे। क्योंकि शुरुआत से हम लोग देखते आ रहे थे, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो हम लोग देखते देखते कौन सा व्यवस्था को सीख लिए, तो ये सीख लिए संसदीय प्रणाली को। इसलिए हमारे देश में कहाँ से लिया गया संसदीय प्रणाली, क्वेश्चन आता है, ये हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन से ही क्यों लिया गया, क्योंकि हम लोग गुलाम थे, और हम लोग गुलाम थे बहुत सारे लोग, और इस पे शासन कौन कर रहा था, तो शासन कर रहा था ब्रिटिश लोग। तो हम लोग देख रहे थे कि इन लोग कैसे हमारे ऊपर शासन कर रहा है, कैसे हम लोग को कमजोर बना रहा है और कैसे खुद को मजबूत बना रहा है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली लिए और ब्रिटिश लोग से ही लिए। देखना संविधान निर्माता ने इस प्रणाली को इसलिए चुना, जिसका विशेष कारण यह था कि भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत इस प्रणाली का अनुभव हो चुका था। या तो कहो विरोध करते करते, मार खाते खाते, या मारते मारते, किस चीज का अनुभव हो गया था, संसदीय प्रणाली का। आगे देखना। अब देखो संविधान, नॉर्मल इतना डेफिनेशन में जाने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप सोचो संविधान, सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, मतलब हर एक वर्ग के लिए, अमीर हो गरीब हो, मतलब जो ऐसा कहा जाता है SC ST OBC, मतलब जो कुछ भी हो, सबके लिए एक समान कानून। फिर आप बोलोगे आरक्षण क्यों दे रहे हो फिर, तो उसका भी एक प्रॉपर प्रावधान है, वो हम लोग आगे के देखेंगे, आर्टिकल में देखेंगे, नियम में देखेंगे। यहाँ पे आना, तो संविधान क्या है, संविधान एक कानून है जो देश का संचालन करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। देखो अगर संविधान नहीं होता तो पता नहीं क्या हुआ होता, प्रॉपर हर एक चीज के बारे में जो उस समय के लोगों को लगा कि ऐसा होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग क्या किए, संविधान में बहुत सारा नियम कानून डाले। उनको इतना पता था कि अभी के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चलेगा। जैसे आज के टाइम में देखो लोग क्या होता है ना कि रिचुअल के प्रति बंध जाता है कि ये चीज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन उस समय जो संविधानविद थे, जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, वो उनको पता था कि अभी 1950 चल रहा है, तो हर हमेशा समय 1950 के जैसा ही नहीं रहेगा।
50 साल बाद, 60 साल बाद क्या होगा, कुछ नए नए लोग आएंगे, नए नए चीज आएगा, नियम कानून बदलेगा, लोगों का रवैया बदलेगा, जीवनचर्या बदलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या किए, तो देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 368 जोड़ दिए। इसमें क्या है, तो इसमें क्या कहा गया कि आपका जो देश है, जो भी आपका कानून चला रहा है, जो आपका संविधान चला रहा है, वो समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी कर सकते हैं। क्या, समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी कर सकते हैं। और अगर संविधान में कोई भी चीज चेंज होता है तो किस नाम से चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आपका संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये चीज सही नहीं है कि जो कड़ी या फिर जो रिचुअल 100 साल से चलते आ रहा है तो हम उस चीज को माने ही नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो संविधान वाले भी आपको बता के गए हैं कि संविधान संशोधन क्यों होगा, तो समय के मांग के अकॉर्डिंग अभी कुछ है, हो सकता है 50 साल बाद ये चीज सही नहीं लगे आगे वाले जनरेशन को, वो चेंज कर सकता है। ये चीज आना आगे आना। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्श को, उद्देश्य को और मूल्यों को दर्शाता है या फिर उसका दर्पण है। आप किसी भी देश का संविधान पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ के नागरिकों को कितना अधिकार दिया हुआ है, कितना पावर दिया हुआ है, अपने पास कितना पावर रखा हुआ है, शासन व्यवस्था कैसा है। तो हम अगर किसी देश का संविधान पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों को किस तरह का छूट मिला हुआ है, किस तरह का वहाँ व्यवस्था चल रहा है, निरंकुश है या फिर आपका लोकतंत्र है, राजतंत्र है, जो भी कहो। ठीक है, आगे आओ। अब देखना कुछ लिखित संविधान और कुछ अलिखित संविधान, ये क्या है, तो देखना मतलब प्रॉपर एक बुक में लिख दिया गया वो लिखित संविधान हो गया, और कहीं भी नहीं लिखा गया वो अलिखित संविधान हो गया। जैसे हमारे भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका यहाँ का भी लिखित संविधान है, जापान यहाँ का भी लिखित संविधान है। तीन तीन एग्जाम्पल लिया गया, ऐसा नहीं है कि इसी तीनों देश में आपका लिखित संविधान है। जबकि देखना ब्रिटेन बोला कि भाई हम इतना पढ़े लिखे, हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हमको पता है कि हमारे देश में कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। जैसे आप ही देखो, आपको कोई चीज नहीं याद है तो आप कॉपी में लिख रहे हो, याद कर रहे हो, रट रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज अगर याद हो जाता है तो दिमाग में बैठा हुआ है, लिखने का पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। तो ये अपने आप को बताता है कि इसको संविधान, लिखा हुआ संविधान का कोई जरूरत नहीं है, इसके दिमाग में सब कुछ है कि आगे क्या होना है, नहीं होना है। ठीक है, मतलब इन लोग हैबिचुअल हो गया है इस चीज को लेकर के। आगे आना, न्यूजीलैंड, इसका भी कोई लिखित संविधान नहीं है। इजराइल, ठीक है, जो आपका यहूदियों का देश है, जो जर्मनी से मार खा के कहाँ भागा, इजराइल भागा था। ठीक है, इन लोग का भी आपका लिखित संविधान नहीं है। जबकि हमारे देश का, तो हमारे देश का जो संविधान है सबसे बड़ा, ठीक है, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है। हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आगे आना। देखिएगा ये हम लोग आज का लास्ट स्लाइड है। आज हम लोग बस यूं ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए हैं, कल से प्रॉपर आपका कानून व्यवस्था स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखना क्या दिया है, तो राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग देखे थे, कौन कौन था। तो पहले हमको हमेशा विधायिका रखना है, फिर कार्यपालिका रखना है, फिर आपका न्यायपालिका रखना है। न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। दोबारा रिपीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का संवैधानिक विकास, नो डाउट हम लोग एक ही चीज को बार बार देखे हैं कि जब यहाँ पे अंग्रेज आया, ठीक है, जब यहाँ पे अंग्रेज आया, अंग्रेज से सीधा पहले कौन चल रहा था, अंग्रेज से पहले चल रहा था मुगल काल। मुगल काल से पहले क्या चल रहा था, मुगल काल से पहले चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले क्या चल रहा था, तो छोटा छोटा बहुत सारा शासक लोग था। उससे पहले क्या चल रहा था, तो आपका गुप्ता पीरियड था, मौर्य पीरियड था, सातवाहन पीरियड था, इस टाइप से आपका चल रहा था। मतलब आप देख रहे हो जितना भी आ रहा है सब राजा आ रहा है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में क्या था, यहाँ भी तो राजा था। मुगल काल में क्या था, यहाँ भी राजा था। और उसके बाद फिर आया अंग्रेज। तो आपका फाइनली नियम कानून कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यह स्टार्ट हुआ अंग्रेजों से। क्या क्या बना, विधायिका बना, कार्यपालिका बना और आपका न्यायपालिका बना। तो हम लोग सीखे ही किससे, तो हम लोग आपका जो भी कानून व्यवस्था है उसका ABCD कह सकते हो, उसका बेस कह सकते हो, उसका बेसिक कह सकते हो। किससे सीखे थे, तो ये सीखे थे अंग्रेज से। तो देखो ये भी आपका 2 पार्ट में शासन किया, इसका पूरा हम लोग कल कहानी टाइप का सुनेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे आइएगा, आप देखना 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्या, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कब से कब तक, तो 1773 से 1853। और यहाँ पे आना, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। ठीक है, अब ये चीज क्या है, तो देखना क्या हुआ था कि मान लो कि ये हमारा भारत था। ठीक है, ये प्रॉपर स्टोरी हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। ये हमारा भारत है, तो यहाँ क्या हुआ था कि कुछ कंपनी वाला आया था। जैसे भारत में देखो, भारत में आपका अडानी का कंपनी है, अंबानी का कंपनी है, टाटा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है। वैसे ही आपका यहाँ पे यूरोप में बैठा कुछ कंपनी था,
बहुत सारा कंपनी था, इसी में से एक कंपनी आया कहाँ, भारत में व्यापार करने के लिए आया। तो देखा कि यहाँ के लोगों को हम बुद्धू बना सकते हैं, बनाया भी, और क्या किया, यहाँ पे आपका शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, शासन करना स्टार्ट किया। कंपनी यहाँ आया, यहाँ से बोला कि भाई एक देश है भारत, हम जा रहे हैं वहाँ व्यापार करने के लिए। बोला ठीक है जाओ। अब यहाँ अडानी ही अगर जाएगा, मान लो ब्रिटेन चला गया, तो यहाँ से परमिशन मिलेगा ना, जाहिर सी बात है परमिशन मिलेगा। क्यों, अगर वहां जाके पैसा कमाता है तो भारत में कुछ ना कुछ तो देगा। यहाँ से भी दे दिया गया। यहाँ आया इन लोग, कंपनी वाला आया, अभी यहाँ का सरकार नहीं आया है, कंपनी आया, खूब लूटा, मतलब इतना लूटा कि बंगाल जो कि पूरा फर्टाइल एरिया था, इसमें अकाल पड़ा दिया, इतना लूट लिया। ठीक है, उसका इतना लूटा, इतना पैसा आया। उसके बाद फिर इन लोग को भी टेंशन होने लगा कि बताओ मेरा छोटा सा कंपनी, ठीक है, चूंकि ब्रिटेन का एरिया बहुत छोटा है, हमारा छोटा सा कंपनी इतना बड़ा देश में गया, इतना लूट मचा दिया, इतना भयानक मचा दिया, मतलब पावरफुल तो है, अगर हो सकता है वापस आके मेरे ऊपर भी पूरा कब्जा कर ले, इस टाइप का बहुत सारा सिचुएशन बना। फिर ये भी लगा कि इन लोग भारत गया है, पैसा तो खूब कमा रहा है, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, ला करके तो दे नहीं रहा है हमको। यही सब हुआ। मतलब शुरुआत में 1773 से लेकर के 1853 तक पूरी तरह से किसका शासन चला, कंपनी का शासन। किसका, कंपनी का शासन 1700 लेकर के 1773 से 1853 तक। उसके बाद फिर क्या हुआ हम लोग जानते हैं, 1857 में, ठीक है, कंपनी वाला को बहुत मार मारा यहाँ, ठीक है, बहुत पीटा। कौन पीटा, तो यहीं का लोग पीटा। ठीक है, हर समुदाय का लोग, अलग अलग आदमी आया, बहुत मार मारा 1857 की क्रांति में। उसके बाद कंपनी वाला बोला कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर फाइनली कौन आया, तो अब आया ब्रिटिश सरकार। अब कौन आया, ब्रिटिश सरकार। पहले था कंपनी और अब आया ब्रिटिश सरकार। मतलब ब्रिटिश सरकार आया, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कहा कि पहले तुमको मेरे देश का कंपनी लूट रहा था, वो बहुत बुरी तरह से लूट रहा था, अब हम तुमको लूटेंगे, लेकिन हम तुमको उतने भयानक ढंग से नहीं लूटेंगे। ठीक है, मतलब आप समझोगे, जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये मार पीट करके लूट रहा था और ये प्यार से लूट रहा था। कब तक लूटा, 1947 तक। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम लोग शासन व्यवस्था देखेंगे कंपनी का, फिर देखेंगे देश का, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे देश में शासन व्यवस्था अभी तक कैसे चल रहा है, कौन बनाया, कानून कौन बनाया, नियम कौन बनाया, और किस बुरे दिनों से हम लोग गुजरे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग ढंग से देखेंगे। और इस तरह से देखिए, आए थे इन लोग हाथ में हाथ पकड़कर लूटने के लिए, और आज हमसे पीछे चले गए हैं कहाँ, जीडीपी में। आज भारत जो है ब्रिटेन को पीछे कर चुका है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, मतलब इतने साल तक कंपनी लूटा, देश लूटा, फिर भी देखो लूटने वाला हमेशा पीछे ही रहता है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग का ये सेशन, मतलब इंट्रोडक्शन कह सकते हो, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। कल से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।